जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अध्याय 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। जानते हो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 अंक। ऐसा केमिस्ट्री में बहुत कम चैप्टर है जिससे एक ही चैप्टर से 5 अंक आए। तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन 5 अंक, बड़े क्वेश्चन देते हैं, एक प्रश्न 5 अंक, लेकिन कभी बड़े क्वेश्चन नहीं रहते, वो हमेशा आ बा में देता है। आ बा 2 धन 3, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। तो ये 5 अंक का चैप्टर है, लेकिन छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे दे देंगे? आ और बा। ठीक है। अच्छा, अब ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये तुम्हारा आधुनिक आवर्त सारणी बनाए हैं। क्या बनाए हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। तुमको पता है ये दोनों एस ब्लॉक के तत्व है और ये 6 ठोक पी ब्लॉक के तत्व है, और यहाँ बीच में है डी ब्लॉक के तत्व, और ये जो नीचे बनाते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व। तो हमको 2 ही ठोक के बारे में पढ़ना है। डी ब्लॉक ये बीच वाला देख, और ये एफ ब्लॉक, इसको और इसको पढ़ना। इसलिए चैप्टर का नाम क्या दिए? डी तथा एफ ब्लॉक का तत्व। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ एस ब्लॉक है और यहाँ पी ब्लॉक है, और इनके बीच में वर्ग 3 से लेके वर्ग 3, 4, 5, 6, 7 वैसे 12 तक, वर्ग 3 से लेके 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते। तुमको अगर पूछ दिया जाए डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, क्या पूछा गया? डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते? तो तुम्हारा आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक बार और सुनो, क्या परीक्षा बोर्ड पढ़ते हो, मेरा आंसर देखो, साथ में रटने की कोशिश करो। सुनो बस मत, तुरंत क्या कर दो, रटने की कोशिश करो। मैं 2-3 बार रिपीट इसलिए करते, परीक्षा बोर्ड देख के पैसा वेस्ट है, बस मेरे साथ रटते रहो तो हो भी जाएगा ये। तो तुम कोशिश तो करो, हम तुमको अच्छे नंबर से पास कराएंगे। देख, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते थे? ऐसे बोलोगे, आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जानते हो इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। तो ये पहला टाइप पॉइंट में लिख दे। देखो, याद करने की कोशिश करते रहो, जो बोले हैं वही लिखते हैं ना। आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। अच्छा, 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा था संक्रमण तत्व किसे कहते? क्या क्वेश्चन पूछा था? संक्रमण तत्व किसे कहते? तो देख, ये डी कक्षक के तत्व है ना, और डी कक्षक में अधिकतम डी 10 इलेक्ट्रॉन तक भरता है। कितने इलेक्ट्रॉन भरता है? 10 डी में। देख, यहाँ D1 रहेगा, यहाँ D2 कितने तक भरेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो 10 इलेक्ट्रॉन जैसे भर गया तो वो डी कक्षक नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं, क्योंकि संक्रमण तत्व का परिभाषा अलग है। ऐसा बोला जाता है संक्रमण, वे सभी तत्व या आयन, वे सभी तत्व या आयन जिनके डी कक्षक अपूर्ण है। डी कक्षक अपूर्ण है मतलब D9 रहेगा, चलेगा कहाँ तक? D1 से लेके D9 तक चलेगा, लेकिन D10 हो गया मतलब वो पूर्ण भर गया। क्योंकि तुमको पता होगा डी कक्षक में 5 डब्बे होते हैं। डी कक्षक में कितने डब्बे होते हैं? 5, और एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 10 भरा गए, तो इसको पूर्ण भर गया बोलते हैं। अगर ये पूर्ण भर गया तो ये संक्रमण तत्व नहीं है। हाँ, लेकिन अपूर्ण है। यदि 9 तक हो गया तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9 अपूर्ण है। अपूर्ण है तो क्या है? संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व का परिभाषा ही अलग है ना, एकदम याद रखना। तो संक्रमण तत्व को परिभाषा बोलते हैं वे सभी तत्व जिनके, ये सभी तत्व या आयन बोल सकते हो, सभी तत्व या आयन
जिनके डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है, डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। 2022 21 में भी आया था, 2022 में भी आया था ये। तो लिख दे, वे सभी तत्व या आयन, वे सभी तत्व या आयन जिनके डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। परिभाषा एक बार और सुन रहे, याद रखना, एक बार 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 बोल रहा हूं, पूर्ण भरा नहीं, डी कक्षक क्या होता है? अपूर्ण भरा होता है। जानते हो यहां पर 12 में ये ZnCdHg आता है, ZnCdHg, इनका डी कक्षक पूरा भरा रहता है, डी नहीं यहां तक रहता है, इसका D10 होता है, इसका डी कक्षक पूरा भरा रहता है, तो इसको संक्रमण तत्व नहीं कहते। तो क्वेश्चन आता है ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, क्यों? क्वेश्चन क्या आता है? ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, क्यों? तो तुम आंसर लिखोगे, ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है क्योंकि इनका डी कक्षक पूरा भरा होता है, मतलब डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां देख लो, ये लिख दिया क्वेश्चन, ZnCd तथा Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्वेश्चन यही बोलता है नहीं माना जाता, क्यों? तो वही सिंपल लिख दे, ZnCd तथा Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण भरा होता है। ये देख रहे हो ना, इनका डी कक्षक पूर्ण, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 10, क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण भरा होता है, अर्थात डी कक्षक में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ये जो डी कक्षक है उसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन। संक्रमण तत्व तो उसको ही बोला जाता है जब डी कक्षक अपूर्ण रहता है, 10 हो गया तो पूर्ण हो गया। अच्छा, अब आगे देखो, एक चीज ध्यान से सुने, कथन बोल देते, एक बार दे दिया था 2011 में दिया था, 2011 में क्या दिए थे? अच्छा, कथन लिख दिया था। क्या कथन लिख दिया था? कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। इस कथन को समझाइए, इस कथन को समझाइए। तो यहां पर देखो, मैं तुमको बताने जा रहा हूं, यहां से यहां पूरा डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन तो अभी कुछ देर पहले बोला इसको संक्रमण तत्व नहीं मानते, तो संक्रमण तत्व तो यहां से तो हुआ। ये डी ब्लॉक में ZnCdHg आता है, ZnCd डी ब्लॉक में आता है, लेकिन इसको संक्रमण तत्व नहीं मानते। कारण संक्रमण तत्व का परिभाषा क्या है? अपूर्ण डी कक्षक। क्या है? अपूर्ण। तो ये लिख दिया, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। क्यों? ये देख, जैसे एक बताए, ZnCdHg डी ब्लॉक के तत्व, मैं बोला हूं, ये देख ZnCdHg ये पूरा डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन यहीं पे लिख दिया, ये देख ZnCdHg संक्रमण तत्व नहीं है, वो डी ब्लॉक के भले हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो ये लिख देना तुम लोग, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। जैसे ZnCdHg डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं है। और संक्रमण तत्व क्यों नहीं यहां पर लिखा हो ना, क्योंकि इनके डी कक्षक क्या है? पूर्ण भरा होता है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं है। अच्छा, अब आगे का ध्यान देना। एक चीज बताओ, ये संक्रमण तत्व नहीं है, फिर भी इनको संक्रमण श्रेणी में रखा गया। क्वेश्चन भी आ गया, ऐसे आया नहीं है, अगर पूछ दे ZnCdHg, ये जो ZnCdHg संक्रमण तत्व नहीं है, फिर भी इनको संक्रमण श्रेणी में रखा गया है। क्यों? तो जानते हो, केवल एक ही कारण है, ताकि श्रेणी पूर्ण हो जाए। देखिए, यहां से श्रेणी स्टार्ट होता है, यहां तक जाएगा तो ये छूट जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो छूट मत जाए बोल के रख दिया गया। जानते हो, कोई कारण नहीं, भले संक्रमण तत्व नहीं है, फिर भी इनको संक्रमण श्रेणी में रखा गया है। क्यों? ताकि श्रेणी पूर्ण हो जाए।
क्योंकि श्रेणी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। उससे अच्छा इनको भी रख दिया गया, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है तो यहाँ लिख दिया गया। देख संक्रमण तत्वों के संक्रमण ये वाला है ZnCdHg संक्रमण तत्व नहीं है। यहाँ भी बोले थे ZnCdHg संक्रमण तत्व नहीं है, यहाँ बोल रहे ZnCdHg संक्रमण तत्व नहीं है, फिर भी इसे संक्रमण श्रेणी में रखा गया, संक्रमण श्रेणी में रखा ताकि श्रेणी पूर्ण हो सके। कभी पूछ दिया जाए इस संक्रमण तत्व नहीं है फिर भी इनको संक्रमण श्रेणी में रखा गया, क्यों? तो एक ही आंसर नहीं है, क्योंकि ताकि श्रेणी क्या हो सके, पूर्ण हो सके। अच्छा, संक्रमण श्रेणी के जो बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है n-1d 1 से 10 ns 1 से 2। ये 2022 में पूछा था, ये 2022 में पूछा था कि संक्रमण श्रेणी के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर देखो ना, बाहरी कोश ये होता है, तो यहाँ पर देखो अगर इसको ns मानो, इसको क्या मानो, ns, तो यहाँ n, ये 4 को n मानो, 4 से कम 3 तो n-1। देख n 4 हुआ तो 4 में 1 कम है तो n में 1 कम है, 4 में 1 कम 3 तो 1 में कम n-1 तो ns n-1। s में 2 इलेक्ट्रॉन तक भरते हैं तो 1 से 2 और d में 1 से लेके 10, तो यही लिख दें n-1d 1 से लेके 10 ns 1 से लेके 2। ये तो मैंने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। तो ये तुम्हारा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये 2022 में पूछा था। तो और याद रखना है, ये पूछता है कई बार, जानते हो ये सारा पॉइंट 2010 से लेके अभी तक पूछा गया क्वेश्चन। अब तुम बना लेना, याद रखना ये पॉइंट काम का है। संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया, संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणी में। अब ये 4 श्रेणी कौन कौन से, ध्यान से यहाँ बनाते जा रहो, देखते रहो। 4 श्रेणी में बांटा गया। ये वाला इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते, मैं लिखते जा रहा हूँ ना, मेरे पास वहाँ जगह नहीं है, बाद अब समझा रहा हूँ, बाद में लिखूंगा। ये वाले को बोलते प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसको द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसको तृतीय संक्रमण श्रेणी और ये चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। 4 श्रेणी में बांटा गया। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ। इसको 3D श्रेणी भी बोलते हैं। इसको कहाँ बोलते हैं? 3D श्रेणी। इसको 4D श्रेणी, इसको 5D श्रेणी और इसको 6D श्रेणी। तो देखो 2 नाम हो गया, प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलो या 3D श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी बोलो या 4D श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी बोलो या 5D, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D। और याद रखना है, इनका पहला तत्व याद रखना है और अंतिम तत्व। तो जानते इसका पहला तत्व स्कैंडियम 21 है, परमाणु क्रमांक तक याद रखना। पहला तत्व स्कैंडियम 21 और अंतिम तत्व लिखे जिंक 30। मैं बोला था ये संक्रमण तत्व नहीं, फिर भी शामिल रखते क्योंकि श्रेणी पूर्ण कर सके, ताकि श्रेणी पूर्ण हो सके। तो इसका प्रथम तत्व स्कैंडियम 21 और अंतिम तत्व क्या है? Zn 30, जिंक 30। अच्छा, प्रथम संक्रमण श्रेणी तुमको लिखना है तो हमेशा लिखे प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी और एक वर्ड लिख देना। इसका प्रथम तत्व स्कैंडियम 21 और अंतिम तत्व जिंक 30। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसका पहला तत्व इट्रियम, इसका पहला तत्व इट्रियम और अंतिम तत्व कैडमियम। ये इट्रियम और यह है कैडमियम, इट्रियम 39। इसका परमाणु क्रमांक है इट्रियम 39 से कैडमियम। अच्छा, अंतिम तत्व कैडमियम 48, अगर याद रखना है, क्रमांक तक याद रहे, इट्रियम 39 से कैडमियम 48। अच्छा, अब आगे देखो, इसका पहला तत्व लेंथेनम है, लेंथेनम 57
याद रहिए, फंसाएगा ये वाला, ध्यान देते रहिए। लेंथेनम 57, जानते हो इसके बाद 14 तत्व को यहां रखा गया है। लेंथेनम के बाद 14 तत्व को यहां रखा गया। कितने तत्व? 14 तत्व लेंथेनम के बाद यहां रखा गया, तो इसको लेंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं। तो लेंथेनम के बाद 14 तत्व यहां रखा गया है, इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद याद रखना लेंथेनम, ये लेंथेनम 57 ना, इसके बाद HF हाफेनियम HF 72, HF 62, HG 80, हाफेनियम 72 से लेके HG 80। देख, लेंथेनम तो स्टार्ट करता है, फिर 14 तत्व यहां तक, यहां 71 तक जाता है, 58 से लेके ये 57, तो यहां कहा जाएगा 58, 58 से 14 मतलब 71 तक, 71 के बाद 72 यहां पर आता है, तो 57, 58 से लेके 71, फिर कहां भर आता है? 72। ठीक है। अब आगे का देखो, तो ये लेंथेनम रहता है, फिर 14 तत्व अलग है, फिर हाफेनियम 72 से, हाफेनियम 72 से HG मर्क्यूरी 80 तक जाता है। अच्छा, ये इसके बाद ये एक्टिनियम 89 से, एक्टिनियम 89 चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। पहला तत्व क्या है? एक्टिनियम 89, फिर इसके बाद एक्टिनाइड में 14 तत्व, जानते हैं एक्टिनियम के बाद यहां भरता है, इसलिए एक्टिनाइड श्रेणी। देखिए, और इसके बाद रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड 103 से 104, RF 104 से ये अंतिम भरते, ये अभी इनकम्प्लीट है। एक बार रिपीट सुन लो, होता क्या है यहां पर, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। एक याद रखना संक्रमण श्रेणी में, पर शुरू तत्व याद रखना है, अंतिम सत्ता हो सकता है परमाणु क्रमांक याद रखना, नहीं है तो छोड़ो, बस याद रखना। प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसका एक और नाम किया गया 3D श्रेणी। याद करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तुमको रटना पड़ेगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी, स्कैंडियम 21 से जिंक 30, स्कैंडियम 21 से जिंक 30, तो प्रथम तत्व स्कैंडियम 21 है, अंतिम तत्व जिंक 30 है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, यह इथेनियम 39 से प्रारंभ होकर कैडमियम 48 में समाप्त होता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी, यह लेंथेनम से तो चालू होता है, फिर 14 तत्वों को अलग से रखा गया है, फिर हाफेनियम 72 से प्रारंभ होकर HG 80 में समाप्त होता है। हाफेनियम 72 से प्रारंभ होकर HG 80 में। वैसे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी, कौन सा श्रेणी? 6D श्रेणी, एक्टिनियम 89 से प्रारंभ होता है, फिर 14 तत्वों को अलग से लिखा गया है, फिर रदरफोर्डियम 104 से चालू होता है, और ये कहाँ समाप्त होता है? अभी इनकम्प्लीट है। कई पुस्तक ने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी इसको इनकम्प्लीट माना जाता है, तो ये इनकम्प्लीट है, तो ये तुम्हारा श्रेणी लिख देते हैं। ठीक, तुमको बताया था संक्रमण श्रेणी 4 प्रकार के, ये लिख दिए हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी, यहां बोला था प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D से, प्रथम सब तत्व स्कैंडियम 21, अंतिम है Zn 30। यह श्रेणी स्कैंडियम 21 से प्रारंभ होकर Zn जिंक 30 में समाप्त होते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D श्रेणी, इथियम 39, कैडमियम 48, तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D श्रेणी, यह श्रेणी इथ्रियम 39 Y39 से प्रारंभ होकर CD 48 में समाप्त होता है। अच्छा, ये जो बोले हैं उसको लिख दिया गया है, तुम इसको याद कर लेना। अच्छा, एक चीज सुनो, इस चैप्टर में एक और चीज ध्यान रखना, अबॉव का नियम जो 11वीं का है, अबॉव का नियम क्या है? 11वीं का। फिर मैं इसको समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये काम आने वाला है, इस चैप्टर भर काम आने वाला है। देखो, तुम 11वीं में अबॉव का नियम पढ़े थे, यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। ये देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये याद रखना है। इस यहाँ पे इतना लाइन याद रखना, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 11वीं का है, तुम 12वीं आ चुके हो, जरूरत है, तुम अगर भूल चुके हो तो ध्यान दो। 1s 2s 2p, ये 2s 2p,
फिर 3s 3p, फिर याद रखना 4s है, उसके बाद 3d है। यहीं पे याद रखना 4s है फिर 3d है। जैसे मैं Fe26 लोहे का कर रहा हूं, Fe26, तुमको पता है कि नहीं पता है, ध्यान से सुनो। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, s कक्षक में 2, p में अधिकतम 6, d में 10, f में 14। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, p में अधिकतम 6, d में 10 और f में 14। तो मुझे 26 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये s में 2 देते हैं ना, p में 6, तो 1s में 2 दिया, 26 भरना है। अभी बहुत इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 दिया, यहाँ भी 2 दिया, s है तो 2, ये p में है तो 6, s में कितना दूंगा बोला हूँ 2, तो ये 2 दिया, p है तो ये 6, s है ये 4s तो 2। अच्छा, यहां तक जब भरोगे तो 20 भरा जाता है। जैसे ही 4s में भरोगे तो 20 भरा जाता है। तो याद रखना 20, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है 26, 20 तक भरा गया और तुम्हारे पास 26 है, मतलब कितना बचा 6, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे सर ये तो 10 मांग रहे, हाँ तो 10 मांग रहे तुम, लेकिन बचा कितना है 6, रखना है तो रख बेटा 6, नहीं तो अंतिम इसको 6 देंगे। क्लियर हो? तो ये Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? Fe। ये रट डालो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इतने ही तक रटो, इससे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। कोई किसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। जैसे तुमको अगर बोल दिया जाए Zn 30 का करो, किसका बोले Zn 30 का, तो ऐसे भरोगे। मैं अभी फिर भर के बता रहा हूं, एक बार और भर के भराता तुम सीख जाओगे। s में कितना देना है देख, 1s में 2, ये 2s, s है तो 2, p है तो कितना भरना है 6, 3s, s है तो 2, 3p, p में कितना भरना रहता है 6, तो यहाँ 6, 4s 2। जैसे ही 4s में भरा कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20। अब हमारे पास कितना है 30, तो ये 10 और दे दिए, तो ये हो गया ये 20, यहां तक 20 और 10 30। ठीक है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। जैसे तुम्हारा मैं बता रहा हूं मैंगनीज में 25 में भरना है, Mn 25। अब कैसे भरना है फिर देखो एक बार, Mn 25, s में 2 बोला हूं तो 1s में 2, s में 2, p में 6, 1s में 2, p में 6, 4s में 2, 20 हो गया ना। तुम्हारे पास कितना है 25, 20 तक भरा गया, 5 बच गया 25। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं इसलिए सिखाया क्योंकि इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अध्याय 8 डी एवं एफ ब्लॉक। आज का तत्व है संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये लिखे है संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। ये परिवर्ती सब्जेक्ट कब आए 2014, 2015, 2019 मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। परिवर्ती, देखो परीक्षा बोर्ड क्या पढ़ते हो, एग्जाम का समय हमारे साथ याद करने की कोशिश करो, याद करो। तो यहाँ पर वर्ड है परिवर्ती। परिवर्ती मतलब परिवर्तन, परिवर्तन मतलब अलग अलग, परिवर्ती मतलब परिवर्तन, परिवर्तन मतलब अलग अलग। संक्रमण तत्व अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते। जैसे बात करें Fe2+ और Fe3+, ये जो Fe2+ भी दर्शाता है और 3+ मतलब अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कर दिया। जैसे कॉपर की बात करें Cu+ Cu2+, ये भी दर्शाता है, Cu+ दर्शाता है Cu2+, मतलब अपनी ऑक्सीकरण अवस्था क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है भाई ये लोग ऑक्सीकरण अवस्था क्यों बदल रहे हैं, तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शा, जानते हो। संक्रमण तत्व +1 से लेके +1 से लेके +1, थोड़ा उल्टा हो रहा है गड़बड़, +1 से लेके +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व +1 +2 +3 +4 कहाँ तक दर्शाते, +7 तक, इतना ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते बदलते हैं। तो यही बोल रहा है कि भाई इतना बदलते क्यों है, परिवर्ती क्यों दर्शाते हैं। अच्छा अब ध्यान से सुनो ना,
तुम लोग जानते हैं कि बाहरी कक्षक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 4s3d, सबसे बाहर में 4s है, अंदर में कौन है 3d है, समझिए। ये सबसे बाहर में है तो इसकी ऊर्जा अधिक होगी, और ये अंदर है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। लेकिन क्या होता है जानते हो, दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर। देखो ये सबसे बाहर है तो इसकी ऊर्जा क्या होना चाहिए था, अधिक। ये अंदर है तो इसकी ऊर्जा को क्या है, कम। लेकिन इन दोनों का ऊर्जा क्या था, बराबर था। ऊर्जा बराबर होने के कारण देख, इसका इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में भाग ले गई, इसका इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले गई, ऊर्जा बराबर होने के कारण इसका भी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेता है। मतलब 4s के साथ साथ 3d का भी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेता है। देख ये तो बाहर है इसलिए तो बंद बनाने में भाग लेगा ही। सवाल उठता है 3d, ये भी बंद बनाने में भाग ले लेता है, क्यों, ऊर्जा बराबर है। अब दोनों का बंद बनाने में भाग लेता है, ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था बदल, देख मैं बोला हूँ +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था है। मैग्नीज दर्शाता है, मैग्नीज क्या दर्शाते हैं, +7। जैसे मैग्नीज का बता रहा हूँ कैसे +7 हुआ। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रहा हूँ 2, 1s2, 2s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते ना, तो यहाँ भी 2 भरे, यहाँ भी 2। p में 6 भरते, s में फिर 2 भरेंगे, p में 6, s में 2, यहाँ तक पूरा 20 हो गया। अब 20 हो गया तो यहाँ 5। अब देख इसका भी भाग लेगा और इसका भी, तो यहाँ से 2 और यहाँ का 5, 2 और 5 कितना हुआ, 7। इसीलिए मैग्नीज का अधिकतम कितना ऑक्सीकरण अवस्था होता है, +7। पूछा गया मैग्नीज का +7 ऑक्सीकरण क्यों है, तो वही बोले कि आप 4s का 2 और +5, 5 और 2 7 सबसे ज़्यादा। तो अच्छा अब आंसर लिखोगे तो आंसर पता चल गया कि इन दोनों का ऊर्जा लगभग बराबर होता है, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं। इसलिए अब यहीं पे अब देखो 4s, ये जो 4 को अगर n मान रहा हूं तो ये ns 4 में 1 कम है तो n-1, 4 में 1 कम तो n में 1 कम, 4 में 1 कम 3 तो n में 1 कम n-1d। तो तुम लोग आंसर लिखना। संक्रमण तत्वों के ns और n-1d कक्षक की ऊर्जा लगभग बराबर थे। आंसर मैं बोलने जा रहा हूं, संक्रमण तत्वों के ns और n-1d कक्षक की ऊर्जा लगभग बराबर है, अतः ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1d कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 से लेके +7 तक हो सकती है। जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज +7 तक दर्शाता है। क्यों दर्शाता है यहाँ बताए थे, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 5, 2 और 5 टोटल 7 भाग लेते हैं। अच्छा इधर और देखो, जैसे Fe2+, इसको फेरस बोलते हैं, ये याद रखना, इसको फेरिक बोलते हैं। और Cu2+, ये क्यूप्रस, इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, और इसको क्यूप्री। ये 2 ठीक उदाहरण दे देना परिवर्ती ऑक्सीकरण का अवस्था का, और याद रखना ये नाम बहुत काम का है। Fe2+ को क्या बोलते हैं, फेरस, Fe3+ को क्या बोलते हैं, फेरिक, और Cu+ को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, Cu2+ को क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। अच्छा जो बोला हूं अब उसको लिख रहा हूं, तो समझाए थे वो यहां लिख दिया है। देखो संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि ns और n-1d कक्षक की ऊर्जा लगभग बराबर है। यही वर्ड वो ढूंढ रहा है कि ns और तथा n-d कक्षक की ऊर्जा लगभग बराबर होती है। तो ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1d कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन, n-1d कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं। और जानते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहां से कहां तक हो सकती है, +1 से +7 तक हो सकती है। Mn की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक +7 होती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था के लिए सूत्र लिख दिया, ऑक्सीकरण अवस्था बराबर ns कक्षक के बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, ns कक्षक के बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन और n-1d कक्षक के बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, ये उसका सूत्र होगा कुल कितना ऑक्सीकरण अवस्था।
अच्छा उदाहरण जैसे Fe2+ और Fe3+ दो ठीक दर्शाता है। एक को फेरस बोलते हैं, एक को पेरी। ये नाम याद रखना, कुछ देर बाद ये बहुत MP हो जाएगा क्वेश्चन। ये फेरस और ये फेरी, Cu+ और Cu2+ ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहे हैं। ये Q+ और ये क्या है, क्यूप्री। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, लिख लेना। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख दिए, Zn+2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते क्यों? देख बाकी सब तो प्लस परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते थे, जबकि Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते। तो जानते इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते, Zn 30 होता है। Zn कितना होता है, 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ये याद रखना है, अब मैं बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि ये हर वीडियो में काम आएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अच्छा मैं तुमको बोला हूँ एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 और d में 10। तो ये देख 30 भरना है। ये 2 एस है तो 2, एस है तो 2, p है तो 6, एस है तो 2, p है तो 6, एस है तो 2, 20 यहाँ तक हो गया। तो हमारे पास 30 है तो 3d10। तो हाँ देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d10 30 हो गया ना। तो ये लिखें Zn के अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d10 है। Zn के अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख, अंतिम कक्षक 4s2 3d10 है। डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है। देख डी कक्षक में 5 डब्बा होते हैं, डी कक्षक में 5 और एक डब्बा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पूरा 10 इलेक्ट्रॉन भरे। क्या लिखे, डी कक्षक पूर्ण भरा है, अतः 3d कक्षक अधिक स्थायी है। पूर्ण भरा है इसलिए ये कक्षक क्या है, अधिक स्थायी है। तो इसके इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, तो केवल किसके इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसका बंध बनाने में भाग नहीं लिए तो किसका इलेक्ट्रॉन लेंगे, 4s का। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आगे लिख दिए 3d कक्षक के अधिक स्थायी है, केवल 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेंगे। इसके अधिक स्थायी तो भाग नहीं लेंगे, केवल किसके भाग लेंगे, 4s कक्षक के। और 4s कक्षक के भाग लेंगे तो Zn का ऑक्सीकरण अवस्था केवल +2। बाकी यहाँ पर बोले थे ना इन 4s भी भाग लेगा और 3d भी भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल कौन भाग लेता है, 4s। अच्छा वैसे इनका भी Zn CD Hg सभी के +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते। तो सब अगर क्वेश्चन पूछ दे इनका सबका तो यही आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अध्याय 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। आज टॉपिक है अनुचुंबकीय गुण। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं क्यों। ठीक है, 2017, 2014, 2011 या पूछ देते हैं संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय गुण को समझाइए। मोस्ट MP क्वेश्चन, अच्छे से समझना, भी इस टॉपिक के अंदर में भी क्वेश्चन बनेंगे और वो भी पूछे जाते हैं। अनुचुंबकीय गुण 2 वर्ड है, एक अनुचुंबकीय वर्ड है और एक प्रतिचुंबकीय वर्ड है। हो गया अनुचुंबकीय। ठीक है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उनको अनुचुंबकीय कहते हैं, और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उनको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो चुंबक में जो आकर्षित होते हैं वो अनुचुंबकीय, आकर्षित नहीं होते वो प्रतिचुंबकीय। लोहा चुंबक में चिपक जाता है तो लोहा अनुचुंबकीय है, और जो लोग चुंबक में नहीं चिपकते वो प्रतिचुंबकीय है। अच्छा, तो अनुचुंबकीय का कारण क्या है। अब यहाँ देखो ये डी ब्लॉक के तत्व है ना, तो इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरता है, और तुमको पता है डी कितने कक्षक होते हैं, 5। और ये डी कक्षक में जो सिंगल, देख ये सिंगल 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 पहले भरते हैं फिर डबल भरते हैं। अच्छा इधर देखो ना, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये डबल हो गया है, ये क्या हो गया है, डबल। डबल को हम लोग युग्मित बोलते हैं। युग्मित मतलब जोड़ा, जोड़ा में, तो ये जोड़ा में, और ये सिंगल है अयुग्मित। तो जानते हो
चुंबकीय गुण का कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चुंबकीय गुण का कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये लोग चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। तो चुंबकीय गुण कौन दर्शाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और युग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं वे संक्रमण तत्व या आयन। अब परिभाषा देने जा रहा हूं। वे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। वे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो तुमको अनुचुंबकीय गुण का कारण क्या निकला? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये याद रखो, बाद में भी बताएंगे कि ये चुंबकीय गुण दर्शाए गए या नहीं दर्शाए गए, तो उस समय हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जानते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा चुंबकीय गुण उतना ही अधिक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा चुंबकीय गुण भी उतना ही अधिक। अच्छा, अब ये क्यों दर्शाता है? तो इसका दर्शाने का कारण है इलेक्ट्रॉन जो रहता है नाभिक के चारों ओर घूमता है। ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर क्या होता है? घूमता है। तो ये परिक्रमण गति के कारण चारों ओर घूम रहा है, इसको कौन सा गति बोल रहे हैं? परिक्रमण गति। फिर अपने अक्ष में भी घूमता है, तो अपने अक्ष में घूमता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रण गति। चारों ओर घूमता है तो परिक्रमण गति, और अपने अक्ष में घूमता है वो चक्रण गति। इन दोनों गतियों के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण दर्शाता है। इन दोनों गुणों के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण दर्शाता है। अच्छा, ये जो चुंबकीय गुण केवल उनमें पाया जाएगा ना जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। चुंबकीय गुण केवल किन में पाया जाएगा? उनमें पाया जाएगा जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगी तो चुंबकीय गुण भी ज्यादा होगा। ठीक है, मैं जो बोला हूं उसको लिख रहा हूं। जो समझाए थे ये लिख दिए। देखो, वे संक्रमण तत्व या आयन, दोनों को बोला जाता है तत्व या आयन, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। वे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्या परीक्षा बोर्ड पढ़ रहे हो? अरे हमारे साथ पढ़ो और रटने की कोशिश करो। मेरे पास पढ़ते पढ़ते तुरंत याद कर, एक तो समझा भी दिया जाएगा और तुमको याद भी करा दिया जाएगा। 2-3 बार इसीलिए बोलते ताकि याद हो जाए। देखो, वे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा, मैं बताया था अभी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा अनुचुंबकीय गुण भी उतनी ही ज्यादा होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अनुचुंबकीय गुण दर्शाने का कारण निम्न है। देख, इलेक्ट्रॉन 2 टाइप के होते हैं, यहाँ बताया था। ये अयुग्मित, सिंगल है वो अयुग्मित, और जोड़ी में है वो युग्मित। तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता कौन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यही बोला। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अनुचुंबकीय गुण दर्शाने का कारण निम्न है। पहला, इधर नाभिक है, नाभिक के चारों गति करता है ऐसे, उसको कौन सा गति बोलते हैं? परिक्रमण गति। तो पहला कारण निकला है इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण गति, क्यों नाभिक के चारों ओर गति करता है उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। अच्छा, तुमको मालूम है इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में भी ऐसे घूमता है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में भी घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? चक्रण गति। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का चक्रण गति। अच्छा, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते तो उसको कैसे मापा जाता है? तो अनुचुंबकीय गुण को चुंबकीय आघूर्ण से मापा जाता है। अनुचुंबकीय गुण को किससे मापा जाता है? चुंबकीय आघूर्ण। तो ये लिख दिया गया है, अनुचुंबकीय गुण का मापन चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है। ये जो अनुचुंबकीय गुण दर्शा रहे तो किससे मापें? तो उसको किससे नापते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। तो अनुचुंबकीय गुण का मापन चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है, और उसके लिए एक सूत्र है, इसे म्यू से दर्शाते हैं ना। चुंबकीय आघूर्ण को यहाँ पर किससे दर्शाते हैं? म्यू से। और म्यू के लिए सूत्र है √N+2 बोर मैग्नेट। Bm मतलब बोर मैग्नेट। ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, यह चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है। फिजिक्स में मात्रक बोलते हैं और केमिस्ट्री में इकाई। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का इकाई है। और N जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे ये डायग्राम बनाए तो ये सिंगल है, ये सिंगल, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने? अभी 2। तो N है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये Bm क्या है? बोर मैग्नेट, चुंबकीय आघूर्ण का इकाई। अगर तुमको आता है अनुचुंबकीय गुण क्या आती है, हाँ, इससे अंदर क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन ये लोग इससे बताएंगे अभी ना क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके बाद फिर समझा रहा हूँ। 2022, 16, 13, 12 में आया क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन है Fe2+
जिसका एक और नाम क्या है, फेरस, तथा Fe3+ जिसका एक और नाम क्या है, फेरिक, में कौन अधिक अनुचुंबकी है और क्यों? में कौन अधिक अनुचुंबकी है और कौन? तो हमको फेरस और फेरिक में बताना है। तो अब ध्यान से सुनो ना, Fe26, Fe26, तुम एक काम करना, 21 से लेके 30 तक जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, 21 से लेके 30 तक परमाणु क्रमांक याद रख लो। जैसे 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, ऐसे याद रखो, बहुत जरूरी है। तो हम लोग आयरन Fe परमाणु क्रमांक उसका कितना है, 26। अच्छा, अब आगे ध्यान से, हम लोग 26 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना ना, ये अबाउ का नियम। अच्छा, मैं इस बार क्योंकि जो बच्चे भूल गए होंगे 11वीं, इसलिए फिर उनको समझा रहा हूँ कि ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ये चैप्टर और उपसंयोजी चैप्टर ये दोनों पढ़ना है, तो ये तुमको याद होना है। ये लाइन रट डालो, समझ गए। एस और याद रखना, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 तक भरते हैं। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 26, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एस में हमेशा 2, यहाँ भी एस है तो 2, पी में 6, फिर 3s है, एस है तो 2, 3p है, p में 6, फिर 4s है 2। मैं कई बार बोलता हूँ, यहाँ जैसे 4s में भरता है तो 20 हो गया, यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन भर गया, और मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 26, तो मैं 26 तो यहाँ 6 दे दूंगा, तो यहाँ तक 20 और 6 26, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। अब Fe2+ बोला है, प्लस चिन्ह कब आता है, इलेक्ट्रॉन निकलने पर। धन चिन्ह कब आता है, इलेक्ट्रॉन निकलने पर, तुमको पता होना चाहिए। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 26 में 2 घटाओगे तो यहाँ 24 आएगा। तो ये परमाणु क्रमांक 26 है ना, यहाँ 2+ है, तो कितना घटाओगे, 26 में 2, तो कितना आएगा, 24। अब यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, या इसी को देखो, ये 2 2 6 2 6 और ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकालते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो यहाँ से। तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले 4s से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, 4s। कारण क्या है, सुन लो, ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा राउंड और ये चौथा राउंड। तो तीसरा राउंड में 3d होता है, तीसरा राउंड में कौन होता है, 3d, और ये चौथा राउंड में 4s। 4s सबसे बाहर रहता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी निकलता है तो पहले 4s से। तो ये याद हमेशा रखना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले कौन निकलेगा, 4s। ये तो हम लोग इसलिए ऐसे लिखे हैं अबाउ का नियम के कारण। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेगा, 4s। तो 4 कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2, तो ये 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो 3d6, 4s में तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है, 4s से। क्यों निकालना है, क्योंकि सबसे बाहर है। हाँ, इसके बाद अंदर से निकालना है। हाँ, लेकिन कितना भी तो 2+ है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकालना था तो 2 निकल गया था, 0 हो गया। अच्छा, अब ये 3d6 है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, 3d कक्षक लिख दिया हूँ, 1 2 3 4 5 और ये छठवां, तो छठवां इलेक्ट्रॉन। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने ठोक है, 4 ठोक। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, समझ गए। अच्छा, अब ये 3+ है, ये 26 है, 26 में 3 घटाओगे 24, ये 23, 26 में 3 घटाओगे तो 23, तो 26 ये 3 देख, 26 था, ये 2+ था तो 2 घटाए, 26 में 2 घटाए 24, 26 में 3 घटाओगे 23। अच्छा, अब यहाँ पर भरे थे ना 2 2 2 2 2 और पी में 6 रहते हैं, पी में 6, पी में 6। अब यहाँ देखो, यहाँ से टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, टोटल कितने निकालने, 3। यहाँ से 2 निकालेंगे और यहाँ से 1 निकालेंगे, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो यहाँ से 2 निकलेगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से 1 निकलेगा तो 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5। देख, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले,
इसलिए 4s से बस निकाले, इसलिए 0। यहाँ टोटल कितना निकालना है 3, तो यहाँ से 2 निकालेंगे तो 4s क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से 1 निकालेंगे 6 से 1 कम हो गया 5। अब यहाँ देखो 3D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5। यहाँ देख 3D में 6 इलेक्ट्रॉन था तो ऐसे 6 ठो भरे, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ 3D में कितना है 5, तो 1 2 3 4 5 सब सिंगल है। यहाँ तो देख ये जोड़ी वाला था 4 सिंगल था तो युग्मित इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ तो सब सिंगल है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5। और हमको मालूम है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक हो अनुचुंबकीय गुण भी उतना ही अधिक होता है। लिखे है देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगा उतना ही अधिक अनुचुंबकीय गुण होगा। अब तुम दोनों में बता दो Fe2+ अधिक अनुचुंबकीय है या Fe3+? तो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें, Fe3+ में, क्योंकि वहां पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। Fe3+ में कितना है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अधिक अनुचुंबकीय गुण कौन होगा Fe3+। अब इसको लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगा अनुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा। यहाँ लिखे थे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगा अनुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो यही लिख दिए है ना। अच्छा अब आगे सुन लो, तो इन दोनों में यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 4 और यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 5, तो अतः Fe2+ की अपेक्षा Fe3+ अधिक अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। एक क्वेश्चन और आता है Cu+ जिसको क्यूप्रस बोलते, Cu2+ जिसको क्यूप्रिक बोलते में कौन अधिक अनुचुंबकीय, सेम बनाना है ना, इसको जैसे बनाए वैसी। अच्छा ये तो तुमको याद रखना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो ये लिख दिए, ये लिख दिए और ये इस सेम लिखे, यहाँ भी सेम लिखते, क्यों, अब बाउ का नियम है, इसको याद रखना। ये देखो यहाँ भी वही 1s 2s, इसको देखो सेम अब बाउ का नियम। इलेक्ट्रॉन भरना है ना, कॉपर, चलो बताओ कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है 29, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है 29, तो 29 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज और सुनो ना, कॉपर का 29 है, यहाँ पर देखो 1 प्लस है, कितना प्लस है 1, तो 1 घटाओगे तो 29 में 1 घटाओगे तो 28। जैसे यहाँ देख 26 था 2 प्लस था, तो 26 में 2 घटाए 24, 26 में 3 घटाए 23, तो देखो 29 में 1 घटाए 28, 29 में 2 घटाओगे 27। समझ गए। अब ये भरना है, ये 29 ना, और एक चीज और रखना, ये कॉपर है, कॉपर अपबाउ के नियम का पालन नहीं करता है, 11वीं में पढ़े हो, कॉपर और क्रोमियम अपबाउ के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसलिए। अच्छा एक चीज और सुनो, अपने आप में यहाँ क्वेश्चन पूछ देते, कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या पूछ देते हैं, कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों जान के बूझ के पूछते हैं, क्योंकि अब बाउ के नियम का पालन नहीं करता। कैसे नहीं करता बता रहे, कॉपर 29 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, मैं बताया हूं एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना 6, एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितना इलेक्ट्रॉन 6, एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2 और डी में कितना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 20 हो गया ना, ये क्या हो गया 20, और यहाँ पर 29 है तो 9, तो 20 और 9 29, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, तो 20 हो गया, 20 9 29। लेकिन अब भी बोला हूँ ये अब बाउ का नियम का पालन नहीं करता है, तो क्या होता है यहाँ पर होता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसके 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और 9 से 10 हो जाता है, 9 से 10। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 से ये 1, हाँ यहीं पे ध्यान रखना, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ 1 रहता है और यहाँ 10 रहता है। कॉपर और क्रोमियम अपने अबाउ के नियम का पालन नहीं करते, एस में होना चाहिए थे 2, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को उसने ये ले लिया, तो यहाँ 1 और यहाँ 10।
अच्छा अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मैं भाई कुछ देर पहले बताया था हमेशा कहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है, एस कक्षक, तो 4s से पहले निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s 0, अब बाकी सेम रहेगा ना, ये 2 ये 2 ये 6 ये 2 ये 6, ये 1 से निकल गया तो 0, 3d 10। अच्छा अब आगे देखो, 3d कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो ये मैं बना दिया 3d कक्षक। 3d कक्षक में 5 डिब्बा होता है, देख p कक्षक में 3 डिब्बा और d कक्षक में 5 डिब्बा और f कक्षक में 7 डिब्बा। याद नहीं है तो याद करो, 3d कक्षक में कितने डिब्बा, 5, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल दिया जाता है फिर डबल करते हैं, तो मैं पहले सिंगल सिंगल भरा फिर क्या किया था, डबल किया था। अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन था तो ये पूरा भरा हुआ है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरा भरा हुआ है तो 0। यहाँ कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, सब तो डबल डबल है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0। अच्छा अब यहाँ पर देखो ना 2 प्लस है तो 29 में 2 घटाओगे 27, 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, एक तो यहाँ से निकालेंगे तो 4s से ही निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो 10 में से 1 निकालोगे 9। यहाँ पर 2 प्लस है ना, 2 प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2, तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से निकालना पहले, तो 4s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, निकाल दिए तो 0, लेकिन हमको तो एक और निकालना है। अब 10 में से एक ठोक निकाले 9, और ये तुम्हारा हुआ 1, ये देख लो 2 1s2 2p6 3s2 3p6 ये। अच्छा अब यहाँ देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, मेरे पास जगह नहीं हो रहा है तो यहाँ भर रहा हूँ 9 इलेक्ट्रॉन। पहले सिंगल सिंगल भरूंगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक ठोक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ, 1, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये प्रतिचुंबकी हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, प्रतिचुंबकी, और यहाँ एक ठोक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अनिचुंबकी। तो यहाँ तुम लिख देना, मैं यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है थोड़ा सा लिख रहा हूँ, Cu प्लस प्रतिचुंबकी है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है ना तो Cu प्लस प्रतिचुंबकी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए प्रतिचुंबकी, और यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आगे लिख दे रहा हूँ Cu2 प्लस अनुचुंबकी है, अनुचुंबकी है। तो यहाँ क्वेश्चन में यही बोला है कौन अनुचुंबकी है, तो कौन अनुचुंबकी है, Cu2 प्लस। अगर यही क्वेश्चन में बोल देता कौन प्रतिचुंबकी है तो कौन है, Cu प्लस प्रतिचुंबकी है। हो गया, ये आंसर लिख के छोड़ देना। अच्छा ये लोग आए हुए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। संक्रमण तत्व, आज एक क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक है क्यों। एक और क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों। ये क्वेश्चन आया देखो 2020 2011 2009, ये क्वेश्चन आए हैं 2023 2014 2009 2023 में आया है ना। अच्छा संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक, सब समझते हैं उत्प्रेरक क्या है। उससे पहले ये सुन लो, क्या परीक्षा दो बोध परीक्षा सार पढ़ रहे हो, लिखा हुआ हम समझा रहे हैं, वीडियो देखा करो, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। फ्री में वीडियो मिल रहा है, खुद देखो, अपने दोस्तों को भी दिखाओ, ठीक है। अंतिम 2 महीने में सबसे ज़्यादा मैं ढूंढा जाऊंगा क्योंकि समझा रहा हूँ छत्तीसगढ़ का सारा MP। अब इधर देखते रहो, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या है, जैसे ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया, तो ये अभिकारक, ये उत्पाद, और इसमें ये उत्प्रेरक है। ये अभिकारक, ये उत्पाद, इसमें उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का काम क्या है जानते, उत्प्रेरक इन दोनों में से किसी एक जन से पहले अभिक्रिया करता है, इन दोनों में से किसी एक जन से। तो ए से किया X, इसलिए
इन दोनों में से किसी एक से ना, तो हम लोग ए से करवा रहे, तो ए धन ये अस्थाई माध्यमिक यौगिक बनाए। क्या बनाया? अस्थाई माध्यमिक यौगिक। और ये जो अस्थाई माध्यमिक यौगिक अब दूसरे से क्रिया कर रहे हैं, दूसरे से बी से, और इसके बाद ए बी और एक्स, तो ये ए बी बन गया और एक्स जैसा था वैसे मिल गया। यही उत्प्रेरक का काम है। और जानते उत्प्रेरक के रूप में केवल और केवल संक्रमण तत्व लिया जाता है, संक्रमण तत्व या उनके यौगिक। यहाँ क्वेश्चन है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक है क्यों? पहला लाइन तो यही लिखना है, संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। पहला लाइन क्या लिखना है? संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। देखो मैं बोलते जाता हूँ, उससे साथ सुनते बस मत रहो, उसको याद करो, 2-3 बार देखो, याद हो जाएगा। संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। संक्रमण तत्व क्या दर्शाता है? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। और अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदल कर वो अस्थाई माध्यमिक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? अस्थाई माध्यमिक। तो पहला लाइन में लिख दे, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और वे अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदल के अस्थाई माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। अस्थाई माध्यमिक यौगिक बनाने से क्या फायदा हुआ? देहली ऊर्जा या संक्रियण ऊर्जा कम हो जाता है। देहली ऊर्जा या संक्रियण ऊर्जा कम हो जाता है। जानते हो इसी कारण से लोग अच्छे से अभिक्रिया नहीं कर रहे थे, क्योंकि देहली ऊर्जा और संक्रियण ऊर्जा ज़्यादा था। अस्थाई माध्यमिक यौगिक बनाने से क्या कम हो जाता है? संक्रियण ऊर्जा कम हो जाता है। ठीक है, और संक्रियण ऊर्जा कम हो जाता है तो अब उत्पाद तेजी से बनने लगते हैं, उत्पाद तेजी से बनने लगते हैं। इसीलिए हमेशा हमेशा उत्प्रेरक का काम कौन करते? संक्रमण तत्व या उनके यौगिक। तो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए था, आंसर यहाँ है। संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक है क्यों? तो संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक है क्योंकि ये क्या दर्शाते? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते। अपनी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित करके अस्थाई माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। अस्थाई माध्यमिक यौगिक क्या करता है? संक्रियण ऊर्जा को कम करता है, जिससे उत्पाद क्या होता है? तेजी से बनते हैं। समझ गए? अच्छा, अब मैं इसको लिख रहा हूं, जो समझाए हैं वो लिख दिए। देखो, संक्रमण तत्व या उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक है क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, यहां बोले थे संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था थे। ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन करके किसी एक अभिकारक के साथ अस्थाई माध्यमिक यौगिक बनाते। मैं यहां समझाया था, ये जो उत्प्रेरक है किसी एक अभिकारक के साथ क्या बनाता है? अस्थाई माध्यमिक यौगिक। तो अस्थाई माध्यमिक यौगिक, अच्छा अस्थाई माध्यमिक यौगिक से क्या कम हो जाता है? संक्रियण ऊर्जा। आगे लिख दिए, जिससे अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे उत्पाद तेजी से बनने लगते। उत्पाद तेजी से बनने लगते तो मतलब ये अच्छा उत्प्रेरक है। जैसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में एफ ही उत्प्रेरक है, एफ ही संक्रमण तत्व है। एफ ही क्या है? संक्रमण तत्व। तो ये रिएक्शन लिख दिया, इसमें उत्प्रेरक कौन है? एफ ही, और एफ ही क्या है? संक्रमण तत्व। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों? संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों? अच्छा इधर देखो, सबसे पहले मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु अलग अलग धातुओं को पिघला कर मिला दिया जाता है। पहले तो धातुओं को ऐसे मिलाओगे तो नहीं मिलेंगे, तो उनको पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद अलग अलग धातुओं को मिलाया जाता है, फिर इनको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर ये कठोर हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। तब ये जो ठोस हो गए इसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मिश्र धातु क्या है वो समझे। तो मिश्र धातु कैसे बनाते हैं? अलग अलग धातुओं को पहले पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद इनको मिलाते हैं, मिलाने के बाद ये लोग को ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? जम के क्या हो जाते हैं? कठोर या ठोस हो जाते हैं। अब इसको क्या बोला जाता है? मिश्र धातु बोला जाता है। अब सवाल है, ये जो मिश्र धातु है ना, अपने जनक धातुओं से, मिश्र धातु एक अभी का और बता रहे हैं ना, मिश्र धातु अपने जनक धातुओं से
अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है। मिश्र धातु अपने जनक धातुओं से अधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं मतलब इनमें जंग नहीं लगता, जंग नहीं लेते। जैसे लोहा में जल्दी जंग लग जाता है, लेकिन लोहा का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील के बर्तन। लोहा में तो जंग लग जाता है, लेकिन यहीं पर स्टील के बर्तन में जंग नहीं लगता, क्योंकि अभी बोले ना अपने जनक धातुओं से ज्यादा संक्षारण प्रतिरोधी। जनक धातु मतलब जिनसे वो बना हुआ है। तो पहले हम लोग यही बोलेंगे मिश्र धातु क्या है उसको लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे मिश्र धातु क्या है, विभिन्न संक्रमण तत्वों को पिघलाकर मिलाकर ठंडा किया जाता है तो ये कठोर हो जाते, ठोस हो जाते, इनको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। ये अपने जनक धातुओं से, जनक धातु मतलब जिनसे बना है उससे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है, मतलब इसमें जंग जल्दी नहीं लगता है। अच्छा, अब सवाल यहां पर ये संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते क्यों हैं? तो इनका कारण है इनका आकार लगभग बराबर होते हैं, इनके परमाणु का आकार। किनके परमाणु का आकार? संक्रमण तत्वों के। संक्रमण तत्वों के परमाणु का आकार लगभग बराबर होते हैं, और आकार बराबर होने से ये लोग आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूं, तुम लोगों को पता होगा कि नहीं, प्राइमरी स्कूल अलग रखा जाता है, मिडिल स्कूल अलग रखा जाता है, और 9वीं से 12वीं तक अलग रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मालूम है? प्राइमरी में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ताकि वो आपस में एक दूसरे से मिल जाए। पहली, दूसरी, तीसरी तो देखोगे समझ में नहीं आता कौन पहली का है, कौन दूसरी को है, तीसरी। वैसे मिडिल 6वीं, 7वीं, 8वीं को एक साथ रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि सब बच्चे आपस में एक समान हैं। और वैसे 9वीं से लेके 12वीं तक रखा जाता है ताकि 12वीं के बच्चे सब एक आपस में मिल जाए। मिडिल स्कूल के बच्चे, 6वीं से 8वीं के बच्चे, इनका साइज लगभग एक बराबर होता है, तो इनको पहचानना मुश्किल होता है, ये आपस में मिल जाते। वैसी संक्रमण तत्वों के परमाणु का आकार लगभग बराबर होता है, इसलिए ये लोग आपस में मिल जाते हैं, और ये लोग एकदम ऐसे मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मिश्र धातु। तो इसका एक ही आंसर है, वो क्या है, इनके परमाणु का आकार लगभग बराबर होते हैं, इसलिए ये लोग आपस में अच्छे से मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे इनका मिश्र धातु होता है, तुम लोग सुने हो कांसा, क्या सुने हो, कांसा, पीतल, ये लोग मिश्र धातु है। तो ये दुनिया पीतल दी, कांसा पीतल मिश्र धातु। चलो मैं जो समझाया उसको लिख रहा हूं, देखो जो समझाए वो लिख दिए। विभिन्न संक्रमण तत्व को पिघलाकर मिलाकर ठंडा किया जाता है तो ये जमकर कठोर हो जाते हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु अपने जनक धातुओं से अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है, मतलब आसानी से जंग नहीं लगता। संक्रमण तत्वों के परमाणु का आकार लगभग बराबर होते हैं, अतः ये तत्व आपस में अच्छे से मिल जाते हैं और मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे कांसा एक मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील भी मिश्र धातु है। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ आया 2 बार देखो, याद हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अध्याय 8 डी तथा ए ब्लॉक के तत्व, बोले तो संक्रमण तत्व। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संक्रमण तत्व का संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों। 2015-2017 क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों, 15 और 17। एक और क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं क्यों, 2013। अच्छा, मैं ये लिखा हूं उसको बाद में ध्यान देना, अभी समझ लो। और एक चीज और सुनो, क्योंकि अब 1-2 महीने एग्जाम है तो तुम लोग मेरे साथ याद करने की जोड़ो, सोचो। यहां पर वर्ड है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक के एक और नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। संकुल यौगिक एक और नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। अध्याय 9, अभी क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय 8, अध्याय 9 इसी का चैप्टर है, उपसहसंयोजी यौगिक। समझ गए? अगर आज समझ में नहीं आता तो उस दिन आ ही जाएगा। तो अच्छा, ये संकुल यौगिक एक उदाहरण में दिखे, तो ये संकुल यौगिक है ना, इसमें जो पहला एफ ही लिखा हूं
उसको केंद्रीय धातु बोलते हैं। एफ ही लिखा हूँ वो केंद्रीय धातु, यहाँ पर Cn लिखा हूँ वो लिगेंड है। ये केंद्रीय धातु, और केंद्रीय धातु अक्सर क्या हमेशा संक्रमण तत्व होते हैं। केंद्रीय धातु क्या होते हैं? संक्रमण तत्व। इसीलिए क्वेश्चन है ये, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते? तो ये जो संकुल यौगिक में ये केंद्रीय धातु, एक केंद्रीय धातु क्या होता है? संक्रमण तत्व। अच्छा, संक्रमण तत्व ही क्यों होता है? सवाल यही तो किया है, संक्रमण तत्व ही क्यों होता है? तो संक्रमण तत्व के पास रिक्त डी कक्षक होता है। रिक्त डी कक्षक मतलब खाली कक्षक। इस चैप्टर का नाम क्या है? डी प्लग। तो संक्रमण तत्व को क्या बोलते हैं? डी कक्षक होता है। तो यहाँ इसके पास रिक्त डी कक्षक होता है। लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो इसके पास रिक्त डी कक्षक है, उसी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को रखता है। तो पहला कारण यही लिखा है। देखो मैं एक बार और बोल रहा हूँ ना, ये संकुल यौगिक है, ये उसमें केंद्रीय धातु है, और केंद्रीय धातु क्या होता है? संक्रमण तत्व। तो मैं यही चीज देख रहे हैं, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु संक्रमण तत्व होते हैं। एक बार और, ये संकुल यौगिक है, ये उसका केंद्रीय धातु, और वो कौन है? संक्रमण तत्व। तो ये लिखा हूँ, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु संक्रमण तत्व है, और संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाने के निम्न कारण है। संक्रमण तत्व का संकुल यौगिक क्यों बनाते संभाले? तो निम्न कारण है। पहले संक्रमण तत्व में रिक्त डी कक्षक होते, ये बताए थे। संक्रमण तत्व में कौन से रिक्त डी कक्षक होते? जिसमें लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते, जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा वो इसी में जाते हैं। तो लिख दिए, जिसमें लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। और दूसरा, संक्रमण तत्व के परमाणु का आकार छोटा होता है। ये जो संक्रमण तत्व है, ये परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा। और आकार छोटा होने से ये जो यौगिक है, संकुल यौगिक, उसका स्थायित्व अधिक होता है। परमाणु का आकार छोटा होता है तो इसका स्थायित्व क्या होता है? अधिक। तो यही लिखे, संक्रमण तत्व के परमाणु का आकार छोटा होता है, जिससे संकुल यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। संकुल यौगिक अधिक स्थायी। तीसरा, यहाँ पर जो संक्रमण तत्व है उसमें नाभिकीय आवेश अधिक होता है। क्या होता है? नाभिकीय आवेश। तो जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसका प्रति आकर्षण ज्यादा होता है। इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा रहता है, संक्रमण तत्व का नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, तो लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है। ये लिख दे, संक्रमण तत्व का नाभिकीय आवेश अधिक होता है, जिससे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रति आकर्षण अधिक होता है। देखो मेरे साथ रटने की कोशिश करो, 2-3 बार पढ़ोगे ये याद हो जाएगा। तो मेन कारण, 3 कारण निकल के है। पहला रिक्त डी कक्षक, डी कक्षक होने से क्या हुआ? जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा वो वहां रहेगा। दूसरा, आकार छोटा होता है, संक्रमण तत्वों का आकार छोटा होगा। इससे क्या फायदा हुआ कि संकुल जो यौगिक बनेगा वो अधिक स्थायी होगा। पहले संक्रमण तत्वों को नाभिकीय आवेश अधिक होता है, इससे क्या हुआ? जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसके प्रति उसका आकर्षण क्या होता है? ज्यादा। मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे तो संक्रमण तत्व मना नहीं करता, आ ले रख लेता हूं बोलता है। एक और क्वेश्चन है, क्या है? संक्रमण तत्व अंतरकाशी यौगिक बनाता है क्यों? अच्छा, अब यहाँ पर एक तुम लोगों को एक उदाहरण समझा रहा हूं। अंतरकाशी यौगिक क्या है? एक बोरी है, एक बोरी है, इस बोरी में गिट्टी भरा हुआ है। एक बोरी में क्या भरा हुआ है बोल रहा हूं? गिट्टी। अच्छा, ये ठोस है, ये क्या है? ठोस। अगर तुम इसमें हाथ मारोगे चोट लगेगी। गिट्टी जानते हो ना, पत्थर का टुकड़ा। ये बोरी में पत्थर का टुकड़ा भरे हो तो ये दिखने में क्या है? ठोस है। अगर इसमें हाथ मारोगे तो तुम्हारे हाथ को क्या लगेगा? चोट। लेकिन इसके अंदर रेत डालोगे, क्या डालोगे बोलोगे? रेत। तो रेत जो है बीच बीच में समा जाएंगे। बीच बीच में क्या हो जाएंगे? समा। क्यों बीच बीच में समा जाएंगे? क्योंकि बीच बीच में क्या है? खाली जगह है। बीच बीच में क्या है? खाली जगह। ये जो खाली जगह है उसको अंतराकाशी रिक्ति बोलते हैं। खाली जगह को क्या बोलते हैं? अंतराकाशी रिक्ति। तो ये जो रेत का बोरी, गिट्टी का बोरी ठोस लग रहा था, लेकिन वहां रेत डालने से रेत बीच बीच में समा गया। क्यों समा गया? क्योंकि यहाँ खाली जगह था। उस खाली जगह को क्या बोले? अंतराकाशी रिक्ति। वैसे ये धातु का क्षण है, ये धातु का क्षण है, ये परमाणुओं से बना है।
धातु का क्षण किससे बना है? परमाणु से। धातु का क्षण ठोस होता है ना, वो किससे बना हुआ है? परमाणु से। फिर भी यहाँ बीच बीच में खाली जगह, देखो बीच बीच में क्या है? खाली जगह। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? अंतराकाशीय रिक्ति। इसमें छोटे परमाणु जैसे कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये छोटे परमाणु इस खाली जगह में समा जाते हैं। ये छोटे परमाणु इस खाली जगह में समा जाते हैं, तो इसको अब क्या बोलते हैं? अंतराकाशीय यौगिक। ये तो धातु का परमाणु था, उसमें अन्य पदार्थ के छोटे छोटे परमाणु समा गए, अब इसको क्या बोलेंगे? अंतराकाशीय यौगिक। अच्छा, मैं इसीलिए लिख दिया, संक्रमण तत्व धातु होते हैं, संक्रमण तत्व धातु होते हैं। और तुम जानते हो धातु ठोस होते हैं, संक्रमण तत्व धातु होते हैं और धातु ठोस होते हैं। फिर भी इनके परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान, ये ठोस तो है फिर भी इनके परमाणुओं के बीच क्या है? रिक्त स्थान है। ठोस होते हैं फिर भी इनके परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान होते हैं, जिसे अंतराकाशीय रिक्ति कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? अंतराकाशीय रिक्ति। छोटे छोटे परमाणु जैसे कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये बोला था कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान आदि इस अंतराकाशीय रिक्ति में समा जाते हैं, खाली जगह में समा जाते हैं। अब इसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। अच्छा, ये हो गया, समझा दिए। तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना। अच्छा लगा, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अध्याय 8 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। डी ब्लॉक संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक अंतर संक्रमण तत्व, आंतर संक्रमण तत्व। आज एफ ब्लॉक पढ़ने जा रहे, क्वेश्चन हेडिंग डाल दिए एफ ब्लॉक के तत्व। इसके एक और नाम है आंतर संक्रमण तत्व। याद रखना, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक को आंतर संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को, डी को आंतर संक्रमण तत्व और एफ को आंतर संक्रमण। इसका एक और नाम है दुर्लभ मृदा तत्व। तो क्वेश्चन पूछेगा एफ ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं? 2012-13 में पूछे, पुराने में कितनी श्रेणियां होती हैं। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ये एफ ब्लॉक, आंतर संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व और इनकी श्रेणियां, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं। देखो, ये आवर्त सारणी है, तो ये तुम्हारा एस ब्लॉक का है, ये तुम्हारा पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक, और यहाँ पर है एफ ब्लॉक, ये 4F और ये 5F। ये एफ ब्लॉक के तत्व अलग से बनाया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जानते हो लेंथेनम के बाद अलग से बनाया गया, इसलिए लेंथेनाइट श्रेणी बोलते हैं। एक्टिनियम के बाद अलग से बनाया गया, इसलिए एक्टिनाइट श्रेणी। एले मतलब लेंथेनम, लेंथेनम के बाद अलग से बनाया गया लेंथेनाइट श्रेणी। एक्टिनियम के बाद अलग से बनाया गया एंटीनाइट। और जानते हैं इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एफ कक्षक। इसीलिए तो एफ ब्लॉक देख, अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो 4F में जाएगा या 5F में, तो ये एफ ब्लॉक के तत्व। तो पहला लाइन ये लिखे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अच्छा, अब इधर देखो, इनका अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है N-2F 1 से 14, या यहाँ से देख लो, यहाँ बनाए इनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2F 1 से 14, N-1D 1 से 10, NS 0 से 2। तो इनके अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है। जानते हो इनमें 3 अपूर्ण कक्षक होते, इसलिए लिख दिए इन तत्वों के अंतिम 3 बाह्य कक्षक अपूर्ण होता है। ये एफ वाला भी अपूर्ण होता है क्योंकि 1 से 14 बोल रहा है ना, ये वाला भी अपूर्ण होता है 1 से 10। डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ 1 से 10। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 0 से, तो 1 अपूर्ण, 2 अपूर्ण, 3, इसलिए लिख दिए इन तत्वों के 3 बाह्य कक्षक अपूर्ण होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है।
अच्छा इधर ध्यान से सुनो। अब यहाँ अगर मैं n के जगह 6 रखूं, n के जगह क्या रखूं 6, तब यहाँ देखो 6 में 2 गया 4, 6 में 2 गया 4f, यहाँ 6 रखूंगा, 6 में 1 गया 5f, और यहाँ 6 रखूंगा तो 6s। अच्छा ये तुम लोग जानते हो परमाणु बहुत सारे के, तो ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा राउंड, ये चौथा राउंड। तो ये कौन सा राउंड है? चौथा राउंड में 4f कक्षक आएगा, चौथा राउंड में 4f, फिर पांचवा राउंड में 5d कक्षक, फिर छठवां राउंड में 6s। जानते हो 4f कक्षक अंदर में रहता है, 4f कक्षक अंदर, और इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है। d संक्रमण तत्व है, d क्या है तुम्हारा? संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व ये वाला राउंड है ना, इसके भी अंदर जा रहे हैं, संक्रमण तत्व के भी अंदर जा रहा है, इसलिए आंतर संक्रमण तत्व। डी तुम्हारा संक्रमण तत्व है और उस संक्रमण तत्व के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है? एफ कक्षक में, और एफ कक्षक कहाँ है? अंदर है, संक्रमण तत्व के भी अंदर है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। एफ आंतर संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व के भी अंदर है अंतर, इसलिए बोलते उपांत्य कक्षक। क्या बोलते हैं? उपांत। यहाँ लिख दो, अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कक्षक में प्रवेश करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में मतलब उपांत्य कक्षक में प्रवेश करता है, अतः इसे आंतर संक्रमण तत्व। तो एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है इसलिए एफ ब्लॉक। आंतर संक्रमण क्यों बोलते हैं? क्योंकि संक्रमण तत्व के भी अंदर प्रवेश करता है, मतलब डी कक्षक के बाद ये एफ है अंदर में वहाँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उपांत्य कक्षक में प्रवेश करता है तो आंतर संक्रमण। इन तत्वों के कितने अपूर्णक रहते? 3। कौन कौन से? ये एफ वाला, डी वाला और एस, ये यहाँ से लिख दिए, एफ वाला, डी वाला, एस। इनका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये तत्व प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तत्व प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, अतः इसे दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है बोलो मैं? दुर्लभ मृदा। तो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, अतः इसे दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। जानते हो लेंथेनाइट की 2 श्रेणियाँ हैं। एक देखो यहाँ पर एफ ब्लॉक, इनको क्या, एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियाँ हैं, एक लेंथेनाइट श्रेणी और एक एक्टिनाइट श्रेणी। लेंथेनाइट श्रेणी को 4f श्रेणी, एक्टिनाइट श्रेणी को 5f श्रेणी। तो यहाँ लिख दिया है आंतर संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियाँ होती हैं। पहला लेंथेनाइट श्रेणी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? 4f श्रेणी। एक्टिनाइट श्रेणी, इसको 5f। लेंथेनाइट श्रेणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेंथेनम के बाद 14 तत्व यहाँ रखा गया, लेंथेनम के बाद 14 तत्व रखा गया, इसलिए लेंथेनाइट श्रेणी। एक्टिनम के बाद 14 तत्व रखा गया, तो यहाँ एक्टिनेट से। अब एक काम और करना, तुम लोग को शुरू तत्व याद रखना है और अंतिम तत्व। लेंथेनाइट में पहला तत्व सी है और अंतिम तत्व Lu है। सेलेनियम, सी सेलेनियम और Lu ल्यूटेशियम। तो शुरू तत्व सी और अंतिम तत्व Lu। अर्थात एक्टिनाइट में भी पहला तत्व थोरियम और अंतिम तत्व लार्सियम। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, यह लेंथेनम के बाद प्रारंभ होता है, तो इसे लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी का पहला तत्व C58 से प्रारंभ होकर ल्यूटेशियम 71 में समाप्त। एक्टिनाइट श्रेणी भी यही, यह श्रेणी एक्टिनियम 89 के बाद प्रारंभ होता है, अतः इसे एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी का पहला तत्व थोरियम 90 से प्रारंभ होकर लार्सियम 103 में समाप्त होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अध्याय 8 डी एवं ए ब्लॉक के तत्व आज पढ़ने जा रहे हैं लेंथेनाइट संकुचन। मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन लेंथेनाइट संकुचन 2018, 2019, 2021 पूछता है लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है। कई बार आया है ना, ये तो अभी करेंट का लिखे 2018, 19, 21 मोस्ट एमपी है ना। अच्छा इधर देखो, हमारा वीडियो थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी में देखना, क्योंकि लिख के पढ़ाते हैं ब्लर मार सकता है। दूसरा, तुम मेरा वीडियो अंतिम 1 महीना में देखोगे, क्योंकि तुमको पास होना रहेगा। तो एक काम किया करो, जब मैं पढ़ाता हूं
तो उसके साथ तुरंत याद करो, याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो लिखा उसको अभी मत ध्यान दो, मैं यहां समझाऊंगा। ठीक है, याद करने की कोशिश करो, मैं ही अब तुमको अब लास्ट टाइम में पास कराऊंगा। क्या परीक्षा बोर्ड ये सब पढ़ते रहते उसमें रटोगे, यहाँ थोड़ा सा समझोगे। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या है, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के नीचे ये लेंथेनाइड है। क्या है ये तुम्हारा लेंथेनाइड। अच्छा, लेंथेनाइड में यहां से बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु का आकार घटता है। जैसे ये दे, पहले बड़ा आकार, ये छोटा आकार, ये छोटा आकार घटता है, तो इसे लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। संकुचन मतलब छोटा होना, संकुचित होना मतलब छोटा होना। लेंथेनाइड संकुचन मतलब लेंथेनाइड का छोटा होना। तो मैं यही बोल रहा हूं, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार ये देख लो छोटा होते जा रहा है, घटता है, इसे ही लेंथेनाइड श्रेणी संकुचन। 2-3 बार सुनो, याद हो जाएगा। यही लिख दिया, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। एक बार और सुन लो, यहां लिखे, यहां लेंथेनाइड श्रेणी लिखा हो, तो लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटते जाता है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लेंथेनाइड संकुचन का कारण अब सुनो, परिरक्षण प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन के वैसे 2 कारण है। कितने कारण है? 2 कारण। उसमें पहला कारण है परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव क्या है मैं समझा रहा हूं, इधर देखो, ये परमाणु का नाभिक है। अच्छा, नाभिक मतलब अभी समझाने के लिए मैं बोला हूं, ये परमाणु का नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यहाँ क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो नाभिक मैं हूं, ये जो यहाँ घूम रहे वो इलेक्ट्रॉन मेरी बीवी है, और यहाँ घूम रहे वो इलेक्ट्रॉन ऐश्वर्या राय। अच्छा, इधर देखो ना, नाभिक का इससे भी आकर्षण बल रहता है और इससे भी आकर्षण, नाभिक दोनों से आकर्षण बल से जुड़ा रहता है। मतलब मैं इससे बीवी से भी जुड़ा हुआ हूं और ऐश्वर्या राय से भी आकर्षण बल से जुड़ा हूं। अच्छा, अब आगे सुनो ना, अगर मेरा और ऐश्वर्या राय का आकर्षण बल बढ़ेगा, मेरा और ऐश्वर्या राय का आकर्षण बल बढ़ेगा, तो बीच में कौन आ जाएगी? मेरी बीवी, और झाड़ू लेके दोनों को मारेगी। बीच में आ गए झाड़ू, तो हमारे आकर्षण बल, हम दोनों को जो रिश्ता है उसको ये एक्सेप्ट करेगी क्या? नहीं, दोनों को क्या करेगी? झाड़ू लेके मारेगी। तो मेरा और ऐश्वर्या राय के आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आकर्षण बल कम। तो ऐश्वर्या राय मुझसे क्या हो जाएगी? दूर। तो ऐश्वर्या राय मुझसे दूर हो जाएगी, तो ये परमाणु का आकार बढ़ गया, मतलब वो यहां नहीं रह के मुझसे क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो परमाणु का आकार क्या हो गया? बढ़ गया। यही चीज है परिरक्षण प्रभाव। क्योंकि ये जिसने ऐश्वर्या राय, हम दोनों के रिश्ता को उसने क्या किया? कम कर दिया, तो वो मुझसे दूर हो गया, इससे परमाणु का आकार क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये तुम्हारा परिरक्षण प्रभाव। अब मान लो मेरी बीवी कुछ नहीं बोली, हम दोनों के रिश्ता था, अब मेरी बीवी कुछ नहीं बोली, तो ऐश्वर्या राय क्या हो जाएगी? मेरे एकदम नजदीक आ जाएगी, मेरे एकदम नजदीक, हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। पहले यहां था, परिरक्षण प्रभाव दर्शाया तो दूर हो गया, और मान लो मेरी बीवी कुछ नहीं बोल रही है, तो हम दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा? और मजबूत। तो ऐश्वर्या राय मेरे नजबूत आ जाएगा। तो यहीं पर यही होता है 4F। अब आगे सुनो, परिरक्षण प्रभाव समझा दिया हूं। अब यहां क्या होता है, जिसको तुमको लिखना है सुनते रहो। लेंथेनाइड श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में जाते हैं। जो लिखना है सुनते रहो, याद करो। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 4F में जाता है। और 4F की आकृति ऐसी होती को परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शाता। क्या नहीं दर्शाता? परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शाता। मतलब मेरी बीवी ऐश्वर्या राय से मेरा चक्कर चल रहा है, कुछ नहीं बोल रही है, तो हम दोनों का आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और हम दोनों क्या आ जाएंगे? नजदीक आ जाएंगे, बस। तो अंतिम लेंथेनाइड श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में जाता है, और 4F परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शाता है। अतः नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा और परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। ये लिखिए, देखो, लेंथेनाइड श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में जाता है,
4f कक्षक की आकृति इस प्रकार होती है कि वह परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शाती, ये रटना है। 4f कक्षक की आकृति इस प्रकार होती है कि वह परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शाती, जिससे नाभिक का बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और कारण परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। मैं बोला इधर से इधर जाने से छोटा होता है तो आकार छोटा हो जाता है। दूसरा नाभिकीय आवेश, क्योंकि इधर से इधर जाओगे तो f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन तक भरते। कितने इलेक्ट्रॉन? 14। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो उसी को बोल रहे हैं नाभिकीय आवेश। यहाँ एक f में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ f में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे f में 1 इलेक्ट्रॉन, f में 2 इलेक्ट्रॉन, f में 3 और लास्ट में f में 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन तक भरते? 14 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ते जाते हैं, और नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकर्षण बल बढ़ता है, और आकर्षण बल बढ़ने से परमाणु का आकार छोटा होता है। तो ये फिर वही लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर 4f में नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखो 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना, तो 4f में नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे आकर्षण बल बढ़ता है। यहाँ लिखा हूं नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो दो कारण, एक लेंथेनाइड संकुचन और एक नाभिकीय आवेश। अब सवाल है, ये तो इसका कारण हो गया ना, अब हो गया इसका परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम क्या होता है, देख लेंथेनम के बाद 14 तत्व यहां भरते हैं, लेंथेनम के बाद 14 तत्व यहां, और 4f लेंथेनाइड संकुचन दर्शाते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी का परमाणु का आकार लगभग बराबर हो जाते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु का आकार लगभग बराबर हो, तो यही लिखना परिणाम। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु का आकार लगभग बराबर होते, इसका परमाणु का आकार और इसका परमाणु का आकार लगभग बराबर होते, ये उसका परिणाम। अच्छा जानते हो तुम लोग, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्यों? कोषों की संख्या बढ़ता है, तो इससे बड़ा ये होना चाहिए था, इससे इनसे बड़ा ये होना चाहिए था, लेकिन दोनों का आकार लगभग बराबर होता है। उसका कारण क्या है? लेंथेनाइड संकुचन। हो गया। अच्छा कई बार ये पूछ देता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु का आकार बराबर होता है, क्यों? तो आंसर लिखना, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु का आकार बराबर होता है, इसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इनके गुण भी बराबर होते हैं, आकार बराबर होते हैं, तो इनके रासायनिक गुण भी लगभग बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा एक और प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ये जो लेंथेनाइड है ना, परमाणु इधर से इधर जाने पर परमाणु का आकार घटता है, तो इनका आकार लगभग बराबर हो जाता है, और इनका आकार लगभग बराबर हो जाता है तो इनको पृथक करना मुश्किल हो जाता है। इनको क्या हो जाता है, पृथक करना, मतलब इनको अलग अलग प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि इनके भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं। तो मैं ये लिख दिया, क्वेश्चन भी पूछ देता है ना, लेंथेनाइड तत्वों को पृथक करना कठिन होता है, क्यों? ये दूसरा कारण, लेंथेनाइड तत्वों को पृथक करना कठिन होता है क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनका परमाणु का आकार बराबर होता है, इनके परमाणु का आकार बराबर होता है, जिनसे इनको भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते, भौतिक एवं रासायनिक गुण समान। इधर देख लो, 2-3 बार इसको देखना, याद हो जाएगा। 2023 में आए प्रश्न लिख दिए हैं। 23 में प्रश्न आया था लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में 3 समानता लिखिए, 3 नंबर का 2023। एक और आया था अथवा में लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में 3 अंतर लिखिए, तो दोनों अथवा में आए थे ना, 3-3 नंबर में 3 समानता पूछा था, 3 अंतर। एक और क्वेश्चन था 23 में, मिश्र धातु क्या, इसके 2 उपयोग, मिश्र धातु क्या है, इसके 2 उपयोग। एक और था मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु पहले वीडियो में बना चुके हैं, तो हम लोग अब देख रहे हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में 3 अंतर। देखो दोनों ही एफ ब्लॉक के तत्व हैं, लेंथेनाइड भी एफ ब्लॉक के तत्व है और एक्टिनाइड भी, लिख दिए दोनों ही एफ ब्लॉक के तत्व है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाता है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक। तो ये सिंपल याद रखना है ना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, याद करते जाओ। दोनों ही तत्व
दोनों ही तत्व एक ब्लॉक के तत्व है, क्योंकि दोनों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में आता है। दोनों में संकुचन पाया जाता है, लेंथेनाइड में लेंथेनाइड संकुचन और एक्टेनाइड में एक्टेनाइड संकुचन। हम लोग इसके जस्ट पहले बनाए हैं लेंथेनाइड संकुचन क्या है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो और एक्टेनाइड संकुचन नहीं पूछता ना, केवल कौन एमपी है, लेंथेनाइड। तो दोनों में संकुचन पाया जाता है, लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं और एक्टेनाइड, वही लिख दिया, जिसे लेंथेनाइड संकुचन तथा एक्टेनाइड संकुचन कहते हैं। दोनों को आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं, आंतर संक्रमण, क्योंकि हम लोग बताए थे, मैं कई बार इसका देखना वीडियो में, अंदर कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, अंदर के कक्षक में। तो ये लिख दिए, दोनों को आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि दोनों में उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉन, उपांत्य कोष मतलब अंदर कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है। अच्छा, ये 3 अंतर लिख देना, 3 नंबर हो गया। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में 3 अंतर, तो 3 अंतर देख लो। कुछ एक तरफ लेंथेनाइड बना दिए, एक तरफ एक्टेनाइड। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4 कक्षक में जाता है, और यहाँ लिखोगे अंतिम इलेक्ट्रॉन 5। देखो यहाँ बोला था दोनों एक ब्लॉक के तत्व है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में, तो एक कक्षक में, तो इसमें कहा जाता है 4 एक कक्षक में, और इसमें कहा जाता है 5 एक कक्षक। ये पहला अंतर। यहाँ बोले थे दोनों में संकुचन होता है। हाँ, तो लेंथेनाइड संकुचन नियमित नहीं होता, संकुचन तो होता है लेकिन नियमित नहीं होता। एक्टिनाइड संकुचन नियमित होता है। तो एक अंतर देख, संकुचन दोनों में होता है लेकिन इसका नियमित नहीं होता और इसका नियमित होता है। एक और अंतर, इनके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। ऑक्सीकरण अवस्था ना, ये है, इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, और ये +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाती है। इसकी भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, और ये +4 +5 +6 +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये 3 अंतर तुमको रटना है, रट लेना। एक और आया था मिश्र धातु क्या है। तुम लोग मिश्र धातु जानते हो ना, संक्रमण तत्व मिश्र धातु कर मिलाते हैं, क्योंकि इनको पिघला कर गला कर मिलाते हैं। तो ऐसी अंतर संक्रमण, लेंथेनाइड के मिश्र धातु, लेंथेनाइड के मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं। लेंथेनाइड के मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं, और जिसके मुख्य अवयव निम्न, ये याद रखना, सेलेनियम 45 से 50%, लेंथेनम 25%, नियोबियम 5%, आयरन 5%, और इसके अलावा अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होते। अब उसमें पूछा इसके 2 उपयोग, तो 2 उपयोग, ये स्वतः ही ज्वलनशील होता है, चिंगारी उत्पन्न होते हैं। ज्वलनशील क्या उत्पन्न होता है, चिंगारी। तो जो लाइटर कैसे तुम लोग करते हो ना, चकमक होता है, जैसे करते होता है चिंगारी उत्पन्न होता है, वही है लाइटर के चकमक में। पहला उपयोग लाइटर के चकमक में। दूसरा उपयोग ट्रेसर बुलेट में और कवच बनाने में। तो ये तुमको याद रख लेना, 2 उपयोग पूछा है, तो लाइटर की चकमक में, ट्रेसर बुलेट में, कवच बनाने में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और अंतिम 1 महीना बचा है, मेरा ही वीडियो तुमको पास कराएगा, बार बार देखो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।